बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर न्यू वीडियो। फाइनेंशियल ईयर 2025 का अख्ताम हुआ। फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2024 से जो शुरू हुआ और 30 जून 2025 को ख़त्म हुआ। तो हर साल के एंड पे डेफिनेटली हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए, पर्सनल मामलात का भी और अपने बिजनेस का, और जो भी लाइफ के अंदर आपने टारगेट्स रखे होते हैं कि पिछला जो एक साल गुजर गया उसमें हमने क्या पाया, क्या खोया। और ये फाइनेंशियल रिव्यू और अपना पर्सनल रिव्यू लाजमन होना चाहिए, जिसमें ताकि आप एनालाइज कर सकें, और जब आप अच्छी तरह एनालिसिस कर सकेंगे और लाइफ हैज़ टू मूव फॉरवर्ड, आगे देख के चलना होता है। बट थिंग इज़ कि आप मिस्टेक्स से लर्न करते हैं। मिस्टेक्स करना ज़रूरी है। जब मिस्टेक्स करेंगे तो वहीं से आपको यानी रॉन्ग डिसीजन गिव वे टू द राइट डिसीजन। तो रॉन्ग डिसीजन करें बट कैलकुलेटेड डिसीजन हों, अच्छी तरह एनालाइज्ड हों, थॉट प्रोसेस से गुजरे हों। तो एनी हाउ कमिंग बैक कि हम स्टॉक मार्केट की एनुअल क्लोजिंग समझ लें जो फाइनेंशियल ईयर की 2025 हुई है, इसके अंदर हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर उसको अपने बेंचमार्क से जो हमारा पोर्टफोलियो है या जो हम जो काम कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि हम कितना एक उससे पीछे हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में लोग ये कहते हैं, या जिनको नहीं पता होता उस हवाले से रोज़ाना जो जस्ट टीवी के ऊपर टिकर देखे होते हैं कि आज स्टॉक मार्केट इतना ऊपर चलेगी, इतना नीचे आ गई, इतना अरबों रुपए सरमायाकारों के बढ़ गए, या इतने अरबों रुपए सरमायाकारों के डूब गए। तो पॉइंट ये है कि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता नहीं है, डूब के कहीं जाता नहीं है। स्टॉक मार्केट तो एक मार्केट प्लेस है जो बायर और सेलर्स को आपस में एक जगह पे इकट्ठा करती है और उनको बिजनेस करने का मौका देती है। पैसा कहीं पे भी नहीं डूबता। हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट होती है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जिसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, विद होल्डिंग टैक्स वगैरह, सीवीटी और जो भी उस टाइम गवर्नमेंट ने लगाए हों। इसी तरह ब्रोकर की कमीशन होती है, और जो स्टॉक मार्केट की अपनी जो सर्विस चार्जेस या NCCL या CDC जो भी इस प्रोसेस के अंदर इदारे इन्वॉल्व हैं उन सब के अपने सर्विस चार्जेस की होती है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होती है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने आज तक इन कॉस्ट को कभी भी बॉदर नहीं किया, इन पर नज़र नहीं रखी, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक बड़े पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए, तो ये बहुत छोटी चीज़ें रह जाती हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो खैर डिविडेंड को भी इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं रखता। बाज़ का लोग डिविडेंड के लिए ही सिर्फ परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, वो उसके लिए ठीक है जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपने एसेट्स लेके शेयर लेके छोड़ दिए हैं, लेकिन जब डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो डिविडेंड भी उसके अंदर इरेलीवेंट हो जाता है। यानी आओ आप ये आपके सब टिकर चल रहे हैं, इसके ऊपर आप वन पे वन थोड़ा दिन ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। और हमने स्पेशली आपने ये देखना है कि हमने जो एक साल के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट की, क्या बेंचमार्क अच्छा इन्वेस्टर जो होगा, जो वेल प्लान चला होगा, और डेफिनेट नसीब की भी बात है, अगर आपकी लक भी फेवर इसमें करेगी, लेकिन सिर्फ लक के ऊपर हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ना सट्टा है, सट्टा भी है, जो लोग सट्टा खेलते हैं वो सट्टा के तौर पे, जो बिजनेस के तौर पे लेते हैं वो बिजनेस के तौर पे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें स्टॉक मार्केट की एनुअलाइज्ड फाइनेंशियल ईयर के लिए नजर आ रहा है वो 40-50% के अराउंड है। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जिसने अच्छा मैनेज किया होगा, उसने तो 100% भी बनाया होगा। ये तो बेंचमार्क है स्टॉक मार्केट का, यानी ये 5-6% अगर आप समझ लें बेंचमार्क है, ओवरऑल 4% लगा लें। लेकिन अगर जो सिलेक्टेड शेयर्स हैं वो तो एक दिन में जो अपर कैप है वो तो 10% हो जाता है, और लोअर कैप इसका 10% होता है। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि स्टॉक मार्केट का जो बेंचमार्क है, यहाँ पे मैं इसको रोक के यहाँ से चलिए स्टार्ट करता हूँ इससे पिछली स्लाइड से, जिसने हमें ये दिखाया कि परफॉर्मेंस ऑफ एसेट क्लासेस इन 2025 फाइनेंशियल। इसमें जो स्टॉक मार्केट है ये सबको लीड कर रही है। जो एसेट क्लासेस हमारे सामने हैं इसमें US डॉलर है, PIBs हैं, एंड देन बैंक डिपॉजिट्स हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, T बिल्स है। ये चारों चीज़ें बहुत पीछे हैं, यानी मैक्सिमम जिसमें T बिल्स का हमें रिटर्न नज़र आ रहा है 12.68% है, बाकी तो सारे इससे नीचे हैं, तो इसलिए उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे नीचे हैं, और स्टार्ट में जो कंपेरेबल थोड़ा सा आया है वो गोल्ड आया है, गोल्ड। एंड देन लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज ने उसको बीट किया है, गोल्ड में भी 47.56% रहा। और जो स्टॉक्स हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज PSX, उसकी परफॉर्मेंस KSE 100 इंडेक्स की
55.80% रही, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत अच्छी है। क्योंकि अराउंड अगर हम इसको 4% पर मंथ के तो एनुअलाइज्ड कंपाउंडिंग करके माइट भी ये 55% पे आ जाए। तो मंथली 4% हो तो 48% हो रहा था, जो कंपाउंडिंग में एवरी अमाउंट अर्न इज आल्सो री इन्वेस्टेड, तो उसके ऊपर भी रिटर्न आ रहे होते हैं। तो आप इसको 4% पर मंथ समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस आपकी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये तो बेंचमार्क है, यानी एवरेज है। आप ऐसा भी पॉसिबल है कि एक बंदे ने 200% कमाया इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लाइक कि उसने एक महीने के अंदर ही 10% हर महीने अगर आप कमा रहे हैं तो 10% बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक दिन के अंदर 10% किसी एक शेयर में कमाया जाता है। और अगर आप अच्छे शेयर्स में हैं जो लगातार कैप्स कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि एक शेयर के अंदर आप विद इन 1 मंथ उसको 100% का भी रिटर्न दे सकते हैं। और ऐसा हुआ है। अभी हमारा जून क्लोज हुआ है। आप मैं एग्जांपल चूँकि लेटेस्टली उसमें मैं काफ़ी काम भी कर रहा हूँ, डेफिनेट उसको देख रहा हूँ। तो बैंक इस्लामी 20 रुपये पे था, आज यू कैन सी के अराउंड 40 को टच करता नजर आ रहा है विद इन मंथ। तो 100%। अच्छा, ये भी मजे की बात, 100% उसने कमाया जिसने होल्ड किया। जिसने ऊपर नीचे जो जब ट्रेड स्विंग हो रहा होता है रेट इसका, उसमें अगर उसने स्मार्टली प्ले किया और लक ने भी डेफिनेटली फेवर किया, नो वन स्मार्ट इनफ कि वो समझ सकेगा अगले स्टेप में क्या होने वाला है, तो इसने 20 रुपये रख के छोड़ दिया, उसने 40 रुपये कमा लिए। लेकिन जो इंट्राडे के अंदर भी जिसको अच्छी मूवमेंट रही कि ये तो आपने 20 रुपये रख के छोड़ दिए और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा आपके पास कैश है, उसमें से आपने अगर नीचे गया तो वहां पे बाय कर लिया और जो ही ऊपर गया फिर सेल करके, लेकिन अपने जो 20 रुपये के रेट के मुताबिक जो नंबर ऑफ शेयर्स लिए हुए थे आप उनको होल्ड करें, उनको ट्रेड में ना लाएं। और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो अगर आपने ट्रेडिंग के लिए उसके अंदर इन्वेस्ट की होती तो माइट भी उसने 100% के बजाय 200% का भी रिटर्न विद इन 1 मंथ ले लिया हो। तो पॉइंट इज के स्टॉक मार्केट इन शॉर्ट ये कि बेंचमार्क की हम बात करते हैं, 4% भी वेरी गुड रिटर्न। और ये इतना अच्छा रिटर्न है कि आप थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल कि आप बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लें, 1% उसका रेट है सपोज, या मैक्सिमम आपको 1.5% पे, 1.2% पे फंड्स मिल जाते हैं और आप स्मार्ट इनफ हैं और आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो आप वहां से अगर 4% भी अर्न करते हैं तो उठा के आप बाकी जो पैसे बैंक के हैं वो बैंक को वापस करें और 2.5% पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। और सपोज आपने कोई, जो कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ये नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी रिस्की प्रोसेस, और उसके लिए है कि जो बहुत ज़्यादा जिसको ग्रिप है, समझ है, तो आप करोड़ रुपया अगर अपने बैंक से बोरो करके इसमें लगाया हुआ है तो इट इज़ पॉसिबल कि बैंक के पैसे को बैंक को भी साथ साथ वापस करते रहे, तो विदाउट योर ओन मनी आप 2-2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आपने करोड़ रुपया, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ, आपने 1 करोड़ रुपए बैंक से लिया, मार्केट का बेंचमार्क 4% है, बैंक को वो आपने जो पे बैक जो रिटर्न करना है वो जस्ट यू कैन से 1.2% होगा इस टाइम के लैंडिंग रेट्स के मुताबिक। सो द पॉइंट इज के इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है स्टॉक मार्केट की जिसमें पैसे डूबते हैं। आज मैं बात शुरू की थी, पैसे डूबते नहीं, पैसे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर की जेब में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि या बायर होता है या सेलर होता है, दरमियान में स्टॉक मार्केट तो पैसे लेके जा नहीं रही होती, ना कोई फ्रॉड कर रहा होता है। हम अपने साथ खुद ज्यादती करते हैं, कचरा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं और जुआ खेलने की कोशिश करते हैं और रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपको प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ सब्र से काम लेना पड़ेगा। और अभी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर हम इसको देखते हैं तो यू कैन सी पेनी स्टॉक आपको कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे होंगे, सब ब्लू चिप्स जो है ना वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो जब हम स्लाइड शो को जरा प्ले करते हैं एंड वन बाय वन उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है मार्केट ने परफॉर्म किया। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे इसको रोकता हूँ, टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड स्टॉक बाय वैल्यू, यानी वो 10 शेयर जिनके अंदर सबसे ज्यादा काम हुआ वैल्यू वाइज, वॉल्यूम वाइज की बात नहीं हो रही, वैल्यू यानी कि, और चूंकि सारे वो शेयर हैं जो अच्छे स्टेबल कंपनीज के, और यू कैन सी एक भी पेनी स्टॉक नहीं है जिनके अंदर, अच्छा लोग, मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर इस पर वीडियो बना दे, तो मैं पहले तो अक्सर ऐसे नाम होते हैं जो मैंने देखे नहीं होते। वजह यह है कि मैं बड़ा सिलेक्टेड KMI 30 इंडेक्स के अंदर काम करता हूँ जिसके अंदर सिर्फ 30 कंपनीज है और वो एक सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के, पहले तो बात है सारी शरिया कंप्लाइंट है, और शरिया कंप्लाइंट एक होता है KMI ऑल इंडेक्स जिसके अंदर काफी ज्यादा कंपनीज है, उनमें से भी यानी सिर्फ जो है शरिया कंप्लाइंट बेस्ट परफॉर्मिंग 30 कंपनीज। तो हमने तो, और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं एट ए टाइम 3 से ऊपर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं रखता,
और अगर कोई अच्छा शेयर मिल जाए जिसके ऊपर अच्छा नजर आ जाए कि ये अच्छा जाएगा और इसमें काफी पोटेंशियल है, तो फंड्स इधर उधर स्टॉक करने के बजाय मैं सिर्फ उस एक शेयर के अंदर ही इन्वेस्टेड रहता हूँ। लाइक अभी रिसेंटली मैंने पिछले पूरे महीने में बैंक इस्लामी को ट्रैक किया कि उसकी परफॉर्मेंस, उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मैंने सारा अभी भी उसमें इन्वेस्टेड हूँ और उस सारे फंड्स मैंने उसकी तरफ डाइवर्ट कर दें जहाँ जहाँ पे भी एक दो तीन शेयरों पर तो मैं जाता नहीं हूँ। और फिर एक जो बेस्ट परफॉर्मिंग चल रहा हो तो उसमें ये है कि उसमें से भी 30-40%, 50% उसमें आप होल्डिंग रखें और बाकी उसके डे ट्रेड के लिए जो ही नीचे जाए इसको और बाय कर लें, ऊपर जाए सेल करके डे एंड के ऊपर आप दोबारा से अपनी होल्डिंग की पोजीशन के ऊपर दोबारा वापस आ सकते हैं। यानी तो टॉप 10 शेयर्स आपके सामने जो आपने डेफिनेटली पढ़ भी लिए होंगे, फिर भी मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ कि पीएसओ है सबसे टॉप पे वैल्यू वाइज, और ये डेटा है फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक। तो पीएसओ की वैल्यू ये मिलियंस के अंदर है, 328 मिलियन के। अब यू कैन वेल इमेजिन कि कितनी बड़ी फिगर है कि 328 मिलियन का जो है वो काम हुआ पीएसओ के अंदर, जो कि टोटल वैल्यू का जो मार्केट की वैल्यू इसमें 4.72% अकेला इसने। सेकंड नंबर पे मारी है। मारी भी बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, लेकिन सट्टा की वजह से बहुत जाती हुई इन्वेस्टर के साथ इसमें केस में जब इसका बोनस आया तो खैर इन्वेस्टर्स को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो फंडामेंटल्स को जाने बगैर और सिर्फ लोगों की बातों में आकर और टेक्निकल एनालिसिस के आज इतना हो गया। टेक्निकल एनालिसिस मुझे समझ नहीं आता ये क्या बला होती है कि जी 100 रुपए की है, या तो ये 101 की हो जाएगी या ये 99 की हो जाएगी, 99 पे बिगना रुकी तो 98 की हो जाएगी और बढ़ते हुए या 101 पे जा सकती है या 102 पे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि एक शेयर अपने मूव होना है, या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये तो मतलब एक गैस और तुक्का लगाने वाली बात है, थोड़ा सा आप एक कैलकुलेटेड और जरा अच्छा गैस कर लेते हैं। इस तरह ना किया करें, फंडामेंटल्स को देखें। फंडामेंटल पे जब देख के लेके शेयर को चलेंगे तो फिर आप मार नहीं खाएंगे। यानी हालांकि मैं ये बैंक इस्लामी की बात करूँ, मैं उसको ट्रैक किया, मैंने कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखा, मैंने सिंपल उसके फंडामेंटल देखे, बैलेंस शीट देखी, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है बैलेंस शीट्स रीड करना और अकाउंट्स एंड ऑडिट का मेरा सारी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वी कैन इट्स आवर सब्जेक्ट टू मेक द फाइनेंशियल एनालिसिस और कंपनीज के मामलात को भी समझते हैं। तो पॉइंट इज कि आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और उसका थोड़ा सा और प्रीवियस रिकॉर्ड 5 सालों की अर्निंग्स पर शेयर देख लें, पी रेशियो देखें, तो आपको सारी गेम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाती है। तो पीएसओ के बाद मारी रहा, फिर ओजीडीसी रहा, फिर हबको, फिर पीपीएल, गंजारा, एफएफसी, अटक रिफाइनरी, एयरलिंक और डीजी खान सीमेंट। अच्छा, इन कंपनीज को आप नोट कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो ये कंपनीज आपको यहाँ पे मुख्तलिफ स्लाइड्स के अंदर नजर आए कि मुख्तलिफ एंगल से जिन्होंने मार्केट को लीड किया, कोशिश करें कि उनके अंदर ही इन्वेस्टेड है। क्योंकि जब आपके पास अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कचरा स्टॉक में क्यों घुसना है। या तो आप इतने स्मार्ट इनफ हो कि आप, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड है तो मैं जरा डेप्थ में जाके बैलेंस शीट को देख रहा, बैंक इस्लामी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लेकिन वो इसीलिए नहीं आया कि वो अंडर वैल्यूड था। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर की जो फाइनेंशियल ये एनुअल नजर आएगा मैं उसमें होगा, क्यों, क्या वो उस रडार के अंदर आ चुका है। ये वो कंपनी जो पहले से ग्रो हो चुकी हुई हैं। बैंक इस्लामी और फैसल बैंक अंडर वैल्यूड थे, तो उनमें फैसल बैंक ने भी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दी, लेकिन जो लाइक बैंक इस्लामी ने दिया बिकॉज दैट वाज अंडर वैल्यूड, जो मार्केट की नजरों में स्कैन नहीं हो रहा था। यानी और नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो टॉप 10 हमने स्टॉक्स देख लिए वैल्यू वाइज। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बता रही है, KMI30 इंडेक्स का मैंने अभी नाम लिया, इसके अंदर की परफॉर्मर्स कौन से हैं और इसकी भी ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो बेंचमार्क रहा 46.24% इसके अंदर रहा रिटर्न। और अगेन इसमें जो पुलर्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाई मार्केट को पुल करने में, यानी कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, अगेन मारी, जो पहले बात की मारी बहुत ही जबरदस्त शेयर है। जब सितंबर अक्टूबर के अंदर सिर्फ यानी जुलाई से अक्टूबर तक मारी चल रहा था, सारी मार्केट एक तरफ थी और मारी एक तरफ था, लेकिन उस अंधाधुन जो लोगों का एक वालेहाना मोहब्बत प्यार डेवलप हो गया मारी से, तो उसके बाद जो फोर्सेस मार्केट को मैनिपुलेट कर रही होती हैं उन्होंने उससे फायदा उठाया और वो शेयर जो 450 रुपए का था वो 900 पे चिपका दिया लोगों को। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं उसको कि अब 900 वाला बायर कहां से मिले। टेक्निकल एनालिस्ट उस दिन भी कह रहे होंगे 900 पे है, अब इसके बाद ये 950 पे भी जाएगा और 1000 पे भी जाएगा और बला बला जो भी बातें होती हैं। यानी तो उसके बाद अगर वैल्यू में यानी KMI के अंदर परफॉर्मेंस में देखें तो इंडेक्स को मूव करने में मारी ने 9800 पॉइंट्स में ऐड किए, लकी सीमेंट
8,432, मीज़ान बैंक 5,801, PSO 5,694 और PPL 4,966। तो ये सारे अच्छे, बहुत ही जबरदस्त बेंच। अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो इससे अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मारी अभी बैंक के लिए आप अभी भी थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, अदरवाइज बाकी जो है अपने एक रीजनेबल लेवल पे चल रहे होते हैं। तो हमारी भी थोड़ा सा फंस गया हुआ बीच में, अब ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। तो बट 600 के अराउंड है, तो इट्स गुड इनफ। इसमें लॉस नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, बस इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़े से डिस्टर्ब है जब तक ये नेक्स्ट रिजल्ट नहीं आता। अदरवाइज ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है, और इसमें देखें सारे ही अच्छे, यानी कि हमारे एनर्जी सेक्टर भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, और बैंक्स भी आ गए, और PSO एंड PPL अगेन एनर्जी सेक्टर आ गया। अच्छा, अब जिन्होंने अपने वैल्यू गिराई, जिन्होंने इंडेक्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया, पॉजिटिवली और नेगेटिव में गए और थे वो KMI 30 इंडेक्स का पार्ट, तो उसमें एक हबको है, एग्रो पॉलीमर गालिबन, और मिलर ट्रैक्टर्स, यूनिटी एंड गाल। अब ये सारे 5 शेयर हैं, और इत्तेफाक की बात है, जरूरी नहीं कि मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, लेकिन रिसेंटली लास्ट 1 ईयर के अंदर मैंने जो 5 शेयर आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं, किसी के अंदर भी बाइंग नहीं की। उसकी नहीं, उसके फंडामेंटल, उसकी ट्रांजेक्शन, उसकी सूरत हाल बता रही होती है कि ये शेयर जो है अभी ट्रेडेबल नहीं है। और ये जो लेफ्ट में आपको नजर आ रहे हैं, मारी भी बाय किया, लकी भी किया, मीज़ान बैंक भी किया, PSO भी किया, PPL भी किया, सारों के अंदर इन्वेस्टमेंट किसी न किसी टाइम कुछ ना कुछ डेफिनेटली रही। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सेक्टर वाइज आ गई ये बात। अब सेक्टर्स में से देखें, जो 5 बेस्ट सेक्टर्स थे KSE 100 इंडेक्स के पूरे इस पिछले माली साल के अंदर, उसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ये KSE 100 इंडेक्स की बात हो रही है, अब सबसे लीड उन्होंने किया 32% से, फिर फर्टिलाइजर है 17%, देन OG ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 14%, सीमेंट सेक्टर 11% एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 4.8%। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करें तो बड़े सिंपल वे में आपको और यही सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपने फर्दर भी इन्वेस्टमेंट करनी, और इट्स वेरी लॉजिकल इसलिए कि देखिए 2 फंडामेंटल सेक्टर्स होते हैं, एक बैंक्स हैं और एक एनर्जी सेक्टर है। अगर हम एनर्जी सेक्टर को कंबाइन कर लें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, तो दोनों कंबाइन मिला के अराउंड 19% से ऊपर बन जाता है, जो कि सेकंड नंबर पे आ जाता है। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, ये 2 जो सेक्टर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स और एनर्जी सेक्टर, इनकी हमेशा जरूरत होती है। बाकी सारे रेलिवेंट सेक्टर होते हैं, उस इंडस्ट्री का अगर काम होगा तो उस इंडस्ट्री की जरूरत होगी, अदरवाइज। लेकिन आपने छोटा सा एक ढाबा भी लगाना है, तो आपको एक छोटी सी आपने शॉप बनानी, छोटी पिज़्ज़ा शॉप आपने बनानी है, एक छोटा सा आपने एक कोयटा कैफे का स्टॉल भी लगाना है, तो आपको एनर्जी चाहिए, डेफिनेटली गैस चाहिए, बिजली चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए इसको रन करने के लिए। और इसी तरह जब पैसे आपके पास आते हैं तो आपने बैंक में अकाउंट भी खोलना है, और फाइनेंशियल सेक्टर जो आपका सारा है फंड्स के मूवमेंट के लिए आपको बैंक से, तो यानी इकोनॉमी जब भी मूव करेगी, कोई भी सेक्टर करे, तो बैंक्स और एनर्जी सेक्टर ये 2 ने ये लाजम मलजूम है, इसलिए कोशिश करें इन दोनों के अंदर इन्वेस्टेड रहें। और तीसरा, फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर भी आप देख सकते हैं, वो भी ऊपर है। वो भी इसलिए कि जब भी डेवलपमेंट होगी किसी भी सेक्टर की, तो उसमें सीमेंट से जो या रोड नेटवर्क्स होंगे, आपका जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट के रोड बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, कोई डैम्स बनाने हैं, कुछ भी करना है तो आपको सीमेंट चाहिए। या हाउसिंग है, ये बेसिक नीड है, हाउसिंग आपने करनी है, लोगों ने घर बनाने हैं, तो सीमेंट सेक्टर के लिए सीमेंट चाहिए होगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी चूंकि एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन विलेजेस के अंदर है, तो जब भी एग्रीकल्चर का नाम आएगा तो फर्टिलाइजर आएगा। तो कोशिश करें यही वो सेक्टर्स हैं, इनके अंदर आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, और इधर उधर चिल्लर कंपनियों में और IT और इन चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि वो टेम्परेरी तौर पर माइट भी कोई इंडिविजुअल ऊपर आ सकती हैं। और अगेन इसमें कोई भी जो टॉप हमारे वैल्यू वाइज शेयर अभी तक सामने आए, इसमें IT का कोई भी शेयर नहीं था, इसमें फार्मा का कोई भी शेयर नहीं था। दो के ये कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं कि मैं काम ही नहीं करना, को अच्छा शेयर मिले तो जरूर करें, लेकिन यूजुअली ये जो आपको सेक्टर नजर आ रहे हैं, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, एक डेटा है, डॉक्यूमेंटेड है, और एक और किसी एक की मैनिपुलेशन इसमें नहीं है, पूरी मार्केट मिल के। अच्छा, ये जो डेटा है ये मैनिपुलेशन से नहीं बन सकता, ये वो डेटा है कि जो जेन्युइनली बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली ये खुद डेवलप हुआ है। ये किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है, इसमें लोकल इन्वेस्टर भी आ गया, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आ गया,
इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ गए जो लिफी पी और पीपी आप इसकी टर्म से वाकिफ होंगे, नहीं है तो जरूर होना चाहिए, उसको भी देखें। अच्छा, जिस तरह वो हमारे 5 सेक्टर्स थे वो उनकी परफॉर्मेंस थी एज पर KSE 100 इंडेक्स। अब ये 5 सेक्टर्स हैं KMI 30 इंडेक्स यानी शेरिया कंप्लाइंट सेक्टर्स में। तो इसमें चूंकि बैंक शेरिया कंप्लाइंट जो बैंकिंग हमारी अब वो छोटा रोल है, और यही भी आप समझ सकते हैं इसमें अभी अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ आंखें बंद करके हमारे जो 3 बड़े बैंक हैं, बैंक इस्लामी, फैसल बैंक और मीज़ान बैंक, अभी सब लोगों ने जो कमर्शियल बैंक कन्वेंशनल में बैठे हुए हैं उन्होंने इस्लामिक की तरफ आना ही आना है। और जब आएंगे तो डेफिनेटली जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं जिनके नेटवर्क्स बने हुए हैं तो वो हमेशा टॉप ऑफ द लाइन चॉइस रहेगी। तो एनी शेरिया कंप्लाइंट के अंदर सीमेंट इस टाइम लीड कर रहा है 29%, और ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर कंबाइन करें तो वैसे लीड तो टोटल ये एनर्जी सेक्टर कर रहा है, लेकिन चूंकि 2 हिस्सों में स्प्लिट है तो इसलिए मैं इन दोनों को हमेशा कंबाइन लेके देखूंगा तो वो टोटल 40% से ऊपर जा चुका है। और टेक्निकल स्पीकिंग पे सेकंड नंबर पे सीमेंट आएगा और थर्ड नंबर पे कमर्शियल बैंक आएंगे और आईटी कंपनीज को भी थोड़ा सा, लेकिन देखिए बहुत कम। आईटी कंपनी का सिर्फ 6.18% रिवॉर्ड है यानी कंट्रीब्यूशन है टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर, पॉइंट्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर। लेकिन अब एनर्जी सेक्टर का 40% है तो यू कैन वेल डिसाइड कि हमें क्या करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी टाइटल स्लाइड थी, फिस्कल ईयर रिव्यू, और देन व्हाट वी कैन सी। अच्छा, अब इसमें परफॉर्मेंस रिकैप है और इसमें की प्लेयर्स का थोड़ा सा आप दोबारा देख सकते हैं। तो FFC, UBL, मारी, लकी, और वीडियो लंबी हो रही है, मैं जल्दी इसको क्लोज कर दूं, आपको थोड़ा आइडिया समझ आ गया। तो यू कैन सी अगेन कि इसमें जो की प्लेयर्स हैं, और इसमें अगेन फौजी फर्टिलाइजर आ गया, UBL आ गया, मारी आ गया, लकी आ गया, OGDC। अच्छा, एक और जो चीज आप लेफ्ट साइड पे टिकर्स हैं जो उन्होंने पॉइंट्स में कंट्रीब्यूट किया, ये सारे वो जो इंडेक्स में हैवी वेट्स हैं। आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसकी चंद जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है, उसका पी रेशियो क्या है उसके, और ये दोनों चीजें आपने पिछले 5 सालों की, 5 सालों की रेशियो क्या रही है, 5 सालों में अर्निंग पर शेयर क्या रही है, और करंटली इसका इंडेक्स के ऊपर वेट कितना है। लाइक सबसे टॉप रेटेड कंपनी ऑलमोस्ट इसी रेशियो से है। FFC टॉप पे है, UBL सेकंड नंबर पे है, इस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इंडेक्स की वेट पे। फिर उसके बाद मारी है, लकी सीमेंट है, OGDC है, मीज़ान बैंक है। कोशिश करें जो टॉप 10 वेटेड कंपनीज हैं इंडेक्स में जिनका वेट है उनमें इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि उन्होंने ऊपर जाना है। जनरल मार्केट फोर्सेस जब इंडेक्स को उठाना है तो ऐसा नहीं हो सकता जो इंडेक्स में जिसका हैवी वेट है शेयर का वो नीचे पड़ा हुआ हो और इंडेक्स मूव कर रहा हो, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मारी को भी उन्होंने ऊपर लेके जाना है, क्योंकि मारी अगर नहीं बढ़ेगा तो इंडेक्स कैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि टॉप हैवी वेट कंपनी है। अगर जब तक मारी ऊपर नहीं जाएगा इंडेक्स को बहुत ज्यादा ऊपर खींचना पॉसिबल नहीं है। तो इस लिहाज से आप ये जो 5 कंपनीज लेफ्ट में आपके नजर आ रही हैं, मैं एक वीडियो डेडिकेटेड, माइट भी बाद लोगों को ये कंसेप्ट समझ ना आ रहा हो कि इसको कहाँ से देखना है। तो मैं जो स्टॉक मार्केट टॉप 30 इंडेक्स में जिनका वेट ज्यादा है उसको, लाइक मारी और OGDC का अराउंड 4% का इंडेक्स के ऊपर वेट है, और FFC सबसे टॉप है, आई गेस 12% है शायद। तो ये वेरी हर स्लाइटली डेली बेसिस के ऊपर इनकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर भी आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। और नेक्स्ट आप देखते हैं कि टॉप जो वो स्टॉक्स के जो हमारे ऑलमोस्ट ये गालिबन हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो इसमें हमने ये देख लिया, अगेन दोबारा सा रिकैप देख लें जल्दी से कि PSO, मारी, OGDC, हपको, PPL, गंधारा ऑटोमोबाइल, FFC, अटक रिफाइनरी, एयरलिंक एंड DG खान सीमेंट। सो दिस वाज द रिव्यू अबाउट द लास्ट ईयर। होपफुली आपको इससे समझने का मौका मिला होगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज आपने लाजमन देखनी है किन किन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन सेक्टर्स में कर रहे हैं, और हमारा बेंचमार्क जो है मेक श्योर करें कि आपका बेंचमार्क जो स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क है उससे ऊपर रहे, उससे नीचे ना जाने पाए। यानी 55% है तो मैं तो कहूंगा कि जब आप टाइम दे रहे हैं, ये तो वो उसके लिए है जो बिल्कुल मार्केट को टाइम ना दे और जस्ट सिलेक्टेड पोर्टफोलियो बना के उसमें बस पैसे डाल दे और भूल जाए तो मार्केट ने उसको ये रिटर्न दिया। लेकिन जो अच्छा ट्रेडर है, जो देख रहा है चीजों को, टाइम लगा रहा है, तो उसको तो एटलीस्ट 100% भी मिल सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग टाइम फॉर द वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़ा सा बिजी होता हूँ कुछ और मामला के अंदर भी, तो एक आध वीडियो बनाने का मौका मिलता है। बनाना मेरी दिली ख्वाहिश है ज़्यादा बनाओ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, और द बेस्ट थिंग इज कि लोग आप
की वजह से फ़ायदा उठा रहे हो, तो वो कुरान की एक आयत भी है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, की बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो ये मेरी विश है कि लोग मेरी वजह से फ़ायदा उठाएं, नुकसान ना करें, अपनी हार्ड अर्न मनी को अपने बच्चों के लिए फर्दर उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।